हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस जोन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टैटिक जीके का एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम लोगों ने आपके जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट के, रेलवे एनटीपीसी के, रेलवे टेक्निकल पार्ट्स के, आपके जितने भी अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस का एक संग्रह है उसमें। और जितने भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, 20 रहेंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि आपके 100 क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग इस वीडियो के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको क्या करवाएं, हम कवर करवा दें। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है आपका पहला क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 22 जून या 23 जून? इसमें ऑप्शंस जो गलत डल चुके हैं, इसका सही आंसर आएगा वर्ल्ड स्पैरो डे जो है बेटा वो कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ठीक है। और ये मनाना हमने कब से शुरू किया? 2010 से शुरू किया। कौन ने शुरू किया? तो भारत की एक सोसाइटी है जिसका नाम है नेचर फॉर सोसाइटी। ये भारत की सोसाइटी है, नेचर फॉर सोसाइटी। और एक फ्रांस की सोसाइटी है जिसका नाम है इकोसिस सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी है बेटा? इकोसिस सोसाइटी। इन दोनों ने मिलकर 2010 में विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाना शुरू किया। हमारे विश्व में, हमारी धरती पर जितने मनुष्य जरूरी हैं उतने ही जरूरी क्या है? पशु पक्षी सब जरूरी हैं। तो जो स्पैरोज है उनकी विश्व में क्या हो गई है? कमी हो गई। उनकी प्रजाति जो हो रही है वो क्या हो रही है बेटा? धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसके लिए 2010 से वर्ल्ड स्पैरो डे मनाना शुरू किया, जिससे हम गौरैयाओं का क्या कर सकें? संरक्षण कर सकें। उनकी जाति को, उनकी प्रजाति को क्या कर सकें? संरक्षित कर सकें। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 20 मार्च। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है। और ये कब से मनाना शुरू हुआ है? 2010 से शुरू हुआ है। चलो आगे देखें क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? भारत में सबसे ज्यादा, यदि हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा यदि कोई वंश रहा है, जो क्या रहा है? मुगल वंश रहा है। तो मुगल वंश का कौन सा ऐसा सम्राट था जिसको जिंदा पीर कहा जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर? तो सबसे पहले देखें कि इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा क्या? औरंगजेब। औरंगजेब को हम क्या बोलते हैं? जिंदा पीर बोलते हैं। औरंगजेब का जो जन्म है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसका जन्म याद रखिएगा। इसका जन्म जो हुआ था 1618 में हुआ था। जगह कौन सी थी? दाहोद नामक जगह पर हुआ था। इसका शासनकाल जो है, इसका शासनकाल जो चला था बेटा, वो शासनकाल चला था 1658 से लेकर 1707 तक। कब से कब तक चला था? 1707। और 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर? औरंगाबाद में, जिसका नाम आजकल क्या रख दिया गया है? संभाजी नगर रख दिया है। तो औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? संभाजी नगर में है। ठीक है। ये छत्रपति शिवाजी के बेटे थे, उनके नाम पर इसका नाम, इस शहर का नाम क्या रख दिया है? संभाजी नगर रख दिया है। ठीक है। औरंगजेब ने एक बुक लिखवाई थी। किससे लिखवाई थी? शेख अहमद से। शेख अहमद के कहने पर उन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था, लिखवाई थी, उस बुक का नाम था फतवाए आलमगिरी। ये इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम क्या है? फतवाए आलमगिरी। शेख अहमद से लिखवाई थी। मैं अगर बोलूँ कि सबसे ज़्यादा टकसालें ना, सबसे ज़्यादा टकसालें किस मुगल सम्राट के काल में थी, तो सबसे ज़्यादा जो टकसालें थी वो किसके में थी? औरंगजेब के समय में थी। किसके समय में? अब टकसाल होता क्या है? टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्के बनते हैं। टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं या मुद्रा से रिलेटेड काम होता है। तो सबसे ज़्यादा टकसालें किसके समय में थी? औरंगजेब के समय थी। औरंगजेब का पतन का कारण क्या था? औरंगजेब के पतन का कारण उसकी दक्कन नीति थी। दक्षिण वो चाहता था कि मुगल परचम जो है वो दिल्ली से लेके कहाँ तक फैले? दक्कन तक फैले। और यही दक्कन उसके क्या रहा? उसकी बर्बादी का कारण रहा। और इसी दक्कन की वजह से ही वो उनके साम्राज्य से उनको क्या करना पड़ा? हटना पड़ा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब, ये जो खास आदमी था जय सिंह, उनके बीच हुई थी पुरंदर की संधि। ठीक है। ये किस किस के बीच हुई थी? पुरंदर। ध्यान रखिएगा, पहले तो सन ध्यान रखिएगा, 1665 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? शिवाजी, छत्रपति महाराज शिवाजी वर्सेस किसके बीच हुई थी? जय सिंह के बीच हुई थी। ठीक है। और इस संधि में छत्रपति शिवाजी महाराज को कितने किले? 23 किले देने पड़ गए थे औरंगजेब को। कितने किले देने पड़ गए थे? 23 किले। तो पुरंदर की संधि इनके बीच हुई थी। तो जिंदा पीर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है आप लोगों को। इसी तरीके से पढ़ते जाएं और अपनी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को क्या कर लें? क्रैक कर लें। चलिए
नया क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है और इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था। स्टार्टअप इंडिया 2015, 2016, 2017 या 2014। तो देखिए स्टार्टअप इंडिया जो है भारत सरकार की एक पहल है और इसको शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2016 से। अब ये है क्या भाई स्टार्टअप इंडिया। देखिए भारत सरकार इस समय युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही है कि वो सब अपना एक स्टार्टअप ओपन करें, अपना एक बिजनेस ओपन करें, अपनी एक कंपनी ओपन करें। तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ भारत में आए, कुछ इनोवेशंस भारत में हो, जिससे हम जो चीज़ें विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ें हमें क्या करना पड़े, हमारे यहीं पर भारत में अगर वो चीज़ मैन्युफैक्चर्ड होगी तो हमको ज़रूरत नहीं है कि हम किसी चीज़ दूसरे देश से खरीदें। तो इसके लिए स्टार्टअप इंडिया, इसके लिए सरकार आपको बहुत सारी हेल्प भी कर रही है। जैसे आप यदि ओपन करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी, आपको गवर्नमेंट प्रशिक्षण देगी, ट्रेनिंग देगी, ठीक है। और 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, है ना, 10 लाख रुपए से लेकर कब तक बेटा, 1 करोड़ रुपए तक आपको इसमें सरकार क्या करेगी, मदद करेगी। इसमें आपको क्या देगी, लोन देगी, जिसमें आप अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर सकते हो, जिसमें आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो और नए नए प्रोडक्ट को भारत में क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। तो स्टार्टअप इंडिया जो शुरू हुआ था वो 1 अप्रैल 2016 से भारत सरकार की एक योजना है। इसकी है बेटा भारत सरकार की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपका। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। संसद के, जो हमारा पार्लियामेंट है। तो देखिए भारत का जो संविधान है उसमें सबसे मेन पॉइंट जो है या वो है क्या, भारत का संसद, ठीक है। अब संसद कितने लोगों से मिलकर बना है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो संसद में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी शामिल हैं। संसद बनी है किससे, लोकसभा से बनी है। संसद आपकी बनती है किससे, राज्यसभा से बनती है, ठीक है। ये तीनों संसद के क्या है, पार्ट है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 79 से लेकर आर्टिकल नंबर 123 तक संसद के बारे में ही बताया गया है, जिसमें 179 में क्या है बेटा कि हमारे देश में क्या होगी, एक संसद होगी और कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, संसद के पास है। इसमें जो लोकसभा होती है ये होती है बेटा लोअर हाउस और राज्यसभा जो होती है वो क्या होती है, अपर हाउस। इसका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है और इसका क्या होता है, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है, 1 वर्ष, 8 माह, 3 माह या 6 माह। तो संसद के देखो मेनली सत्र कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक सत्र होता है कौन सा आपका, बजट सत्र। दूसरा सत्र होता है आपका कौन सा, मानसून सत्र। और तीसरा सत्र जो होता है वो कौन सा होता है, सेशन शीतकालीन। अब इन तीनों के बीच इतने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा क्या आपका, 6 माह। 6 माह से ज़्यादा आपका इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए आपका, 6 माह का। संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 79। अच्छा ये भी किसी ना किसी आर्टिकल में लिखा होगा भाई। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बताइए कि संसद के जो सत्र हैं उनके बीच अधिकतम 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो अंतर है ये किस आर्टिकल में लिखा है संविधान के, तो ये आर्टिकल नंबर 85 में लिखा है। किस आर्टिकल में है कि संसद के किसी भी सत्र के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये किस में लिखा गया है आपके, आर्टिकल नंबर 85 में। तो ध्यान हो गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए भारत में कई सारी नदियां बहती हैं, उसमें से एक नदी है सोन नदी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका अमरकंटक की पहाड़ी। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम क्या है बेटा, अनूपपुर। और अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से ये नदी निकलती। इसके साथ 3 नदियां और निकलती हैं, इसको मिला के पहली नदी कौन सी हो गई, नर्मदा। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और भारत की कौन सी है बेटा, 5वें नंबर की नदी है। उसके बाद सोन नदी भी इसी पॉइंट से निकलती है, इसके पास से। और एक नदी और निकलती है जिसका नाम क्या है, जोहिला। ये जो दोनों नदियां हैं सोन और जोहिला, इनका डायरेक्शन यहाँ से कहाँ हो जाता है, उत्तर की तरफ। ये कहाँ बह जाती है, उत्तर की तरफ। वो बिहार में एक जिला है आरा, और आरा जिले में ये यहाँ पर गंगा नदी में जाके मिलती है। कहाँ मिलती है बेटा, गंगा नदी में। और नर्मदा जो है वो पश्चिम की ओर बह जाती है। तो मध्य प्रदेश की नदी जो है नर्मदा, वो किस ओर बहती है, पश्चिम की ओर। मध्य प्रदेश में टोटल बहती है 1077 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। और
पूरी जो बहती है, क्योंकि ये महाराष्ट्र गुजरात को भी टच करती है, तो पूरी जो बहती है कितनी बहती है, 1312 किलोमीटर। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सी है, अमरकंटक पहाड़ी। और ये किस ओर बहती है, उत्तर की ओर, आरा जिले के पास जाके काय में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए उस क्वेश्चन को। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है, भारत की पूरी पूर्व से पश्चिम, मतलब पूर्व से पश्चिम तक की दूरी पूछ रहा है। 2500 किलोमीटर, 2630 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2933 किलोमीटर। ये जो है, ये जो दूरी मापी गई है बेटा, ये दूरी मापी गई है अरुणाचल प्रदेश में, एक पॉइंट है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट है किवीथू, क्या नाम है उसका, किवीथू पॉइंट। और किवीथू पॉइंट से लेकर पश्चिम में कच्छ के रण, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये दूरी मापी गई है, जो कितनी है, 2933 किलोमीटर। यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए कि उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर। कितनी आएगी बेटा, 3214 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में नागा पर्वत। कौन सा है, जम्मू कश्मीर में नागा पर्वत। यदि मैं आपसे बोलूं कि बताइए कि दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट, तो दक्षिणी पॉइंट जो है वो आपका कहाँ है, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार में कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार का पॉइंट है कौन सा, इंदिरा पॉइंट है। यदि मैं आपसे बोलूं कि बताइए सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, सबसे पश्चिमी पॉइंट, तो ये कहां पर है आपका बेटा, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात, धाराकोटा। क्या नाम है इसका, धाराकोटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी की जो बात हो रही है वो कितनी हो रही है, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की कितनी है, 3214 किलोमीटर। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्योर बैंकिंग निविलेल्स किस बैंक की टैगलाइन है। अलग अलग बैंक्स की अपनी अपनी टैगलाइन है, तो उसमें से कौन सी टैगलाइन है, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है प्योर बैंकिंग निविलेल्स। अब देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले 1806 में शुरू हुआ था, जिसका नाम क्या था, बैंक ऑफ कलकत्ता। क्या नाम था बेटा, बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, उसके बाद इसमें समय समय पर बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जो चेंजेस हुआ वो हमें ध्यान रखना है। 1921 में इसका नाम क्या कर दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम कर दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद 1955 में जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय जाके इसका नाम क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का जो है ये सबसे बड़ा बैंक है, लगभग 23,000 से ज़्यादा इसकी क्या है, ब्रांचेस हैं। तो प्योर बैंकिंग निविलेल्स जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक टैग लाइन है। सबसे पहले इसे बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से जाना गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1921 में, और 1955 में इसे स्टेट बैंक हर साल 1 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। कब मनाता है, हर साल 1 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चेरियल चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। तो चेरियल चित्रकला तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर जो आएगा चेरियल चित्रकला का वो क्या है, तेलंगाना। इसमें बकरी के जो बाल होते हैं, ठीक है, और गिलहरी के जो बाल होते हैं उससे ब्रश बनाकर ये चेरियल पेंटिंग की जाती है। और ध्यान रखिएगा चेरियल जो पेंटिंग है इसको 2007 में जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। अगर मैं बात करूं जीआई टैग देने की शुरुआत कब से शुरू की गई थी, 2004 में। और सबसे पहले जो जीआई टैग है वो दिया गया था किसको, दार्जिलिंग की चाय को। किसको दिया गया था बेटा, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, तो चेरियल चित्रकला जो है वो कब से शुरू, इसको जीआई टैग कब मिला था, 2007 में। और ये कहाँ की होती है, तेलंगाना की। ठीक है, चेरियल स्ट्रॉ पेंटिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई, दिल्ली, देहरादून
या कोलकाता, ओएनजीसी का, ठीक है, ये पेट्रोलियम निकालने वाली कंपनी है, ये महारत्न कंपनी है, भारत की महारत्न कंपनियों में आती है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, ओएनजीसी का। तो इसका जो हेड ऑफिस है बेटा वो आएगा कहाँ पर, आपका देहरादून में, ठीक है। ओएनजीसी जो काम करती है, ठीक है, वो प्राकृतिक गैस, ठीक है, एवं संसाधन मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसके जो वर्तमान में जो मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, हरदीप पुरी। क्या नाम है, हरदीप पुरी, ठीक है। और ओएनजीसी के जो महानिर्देशक हैं अभी, उनका नाम है अरुण सिंह। क्या नाम है उनका बेटा, अरुण सिंह नाम है, ठीक है। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, देहरादून में है। और ये जो संस्था है ये आपके पेट्रोलियम पदार्थ को, ठीक है, निकालने के लिए और उसके लिए मतलब काम करती है, उसके लिए हेल्पफुल रहती है। चले, वेटिंग फॉर ए वीज़ा किस व्यक्ति की आत्मकथा है या किस व्यक्ति की बुक है ना। वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो है वो किस व्यक्ति की बुक है, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या वी आर अम्बेडकर। तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा है वो, है ना, वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो बुक है वो है किसकी, वी आर अम्बेडकर की। वी आर अम्बेडकर जी जब विदेश में थे, वी आर अम्बेडकर जी जब कहाँ थे, विदेश में थे, तो उस समय उनके साथ जो जातिगत भेदभाव नहीं हुआ था उसको लेकर अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने ये बुक लिखी थी। मतलब जब वो विदेश में थे तो विदेश में उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग किस तरीके से रंगभेद नहीं करते हैं, जाति भेद नहीं करते हैं, और उनका जो जिस तरीके से ध्यान रखा गया, तो उसी अनुभवों को उन्होंने साझा किया था वेटिंग फॉर ए वीज़ा नाम की बुक में। और ये बुक जो थी वो किसकी थी बेटा, वी आर अम्बेडकर की थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। इनमें से कौन सा जो नृत्य है वो बिहू और गरबे के समान है, इनमें से कौन सा जो नृत्य है वो बिहू और गरबे के, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम। तो बिहू और गरबे के समान जो नृत्य होता है वो होता है कहाँ का बेटा, कथकली का। कथकली मेनली नृत्य जो है वो कहाँ का है, केरल का है। कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है, केरल का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है आपका, तमिलनाडु का। भारत में कुल 8 प्रकार की नृत्य शैलियाँ हैं, कितनी है, 8 नृत्य शैलियाँ। एक नृत्य शैली को भारत संगीत अकादमी ने जोड़ा है जिसका नाम क्या है, छाऊ है। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से कितनी नृत्य शैलियाँ हैं हमारी, 8, ठीक है। तो कौन सा जो नृत्य है वो बिहू और गरबे के समान होता है, तो उसका राइट आंसर क्या आएगा, कथकली। और कौन कौन सा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, और कुचिपुड़ी कहाँ हो रहा है, आंध्र प्रदेश में। चलिए, भारत में सिविल सर्विसेज के संस्थापक, भारत में सिविल सर्विसेज के संस्थापक कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है, लॉर्ड विलियम, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखिए कि भारत में सिविल सर्विसेज के संस्थापक जो माने जाते हैं वो किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सर्विसेज की एग्जाम, देखिए इतिहास में यदि हम देखें तो सिविल सर्विसेज की एग्जाम सबसे पहले 1853 में हुई थी। कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी बेटा, लंदन में हुई थी। और पहले जो आईएएस बनने वाले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था उनका, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि ये 1853 के बाद भारत में होना कब से शुरू हुई थी, तो 1922 से ये शुरू हुई थी, कहाँ पर, भारत में, ठीक है। यदि मैं बात करूं सिविल सर्विसेज एग्जाम कराने वाला पहला देश कौन सा है, तो पहला देश कौन है जिसने सिविल सर्विसेज की एग्जाम कराई थी, उसका नाम है चाइना। चाइना में सब बहुत पहले से सिविल सर्विसेज जैसी एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने लग गई थी। तो भारत में सिविल सर्विसेज का जो संस्थापक होगा वो कौन होगा बेटा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान रखिएगा, उस भारत में जो सिविल सर्विसेज शुरू हुई थी वो कब हुई थी, 1853 में, सॉरी लंदन में। भारत में शुरू होना कब हुआ था, 1922 में। अब देखें, अब जैसे दूसरे और हम ऑप्शंस के बारे में बात करें तो हम देखें जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो बंगाल के पहले गवर्नर थे। किसके, बंगाल के पहले गवर्नर, ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर हुए ये, ठीक है। इन्हीं के समय में आपका रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। भाई रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किसके समय में पास हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। इसी के समय में सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1784 में। कब हुई थी, 1784 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1783 में। कलकत्ता में किसकी स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की। और इसके पहले जो न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था,
जो मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम क्या था, एलिजा इम्पे था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स हुए। लॉर्ड रिपन को सही मायने में कहा जाए तो भारत का जो है वो उद्धारक कहा जा सकता है, या इनका जो कार्यकाल रहा था वो सबसे अच्छा कार्यकाल रहा था। इनके समय में क्या हुआ था, इनके समय में भाई भारत में सबसे पहले क्या कराई गई थी, जनगणना कराई गई थी। कब कराई गई थी, 1881 में। कब कराई गई थी, 1881 में कराई गई थी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में यदि हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत की जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। इन्हीं के समय में सबसे पहले अगर मैं देखूं आपसे तो सती प्रथा को बंद किया गया, और इस सती प्रथा के लिए सन 1828 में राजा राम मोहन राय ने क्या बनाया था बेटा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी, ब्रह्म समाज की। इन्होंने शिशु हत्या जो होती थी उस पर प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने सती प्रथा, ठीक है, दास प्रथा, ठीक है, इन सब को क्या किया था, बंद किया था। और इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करी थी, वो अधिकारी का नाम क्या था, कर्नल स्लीमन। ये भी कई बार एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया है, तो ये नाम भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। एक क्वेश्चन और आता है कि राजा राम मोहन राय को बताइए राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, अकबर द्वितीय। ठीक है, तो लॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कार्नवालिस और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और दास प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड रिपन के समय जनगणना हुई थी। ठीक है, और इसमें हम एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी खत्म किया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट शुरू किया था। फैक्ट्री एक्ट जो है वो भी इन्होंने बनाया था। हंटर कमीशन भी क्या था बेटा, इनके समय में आया था, हंटर कमीशन। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज के जो संस्थापक हैं वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सिंधु घाटी में मुहर में किस भगवान की प्रतिमा मिलती है, तो सिंधु घाटी की मुहर में किस भगवान की प्रतिमा मिलती है, बताइए। किसकी मिलती है सिंधु घाटी में, कृष्ण, शिव, विष्णु या भगवान का नाम, बहुत सारी एरर है इसमें, कृष्ण, शिव, विष्णु या ब्रह्मा कर देते हैं। देखिए, तो जो मुहर है, सबसे पहले देखिए ये मुद्रा से रिलेटेड है, जो मुहरें होती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस सबसे जो मुहर मिली थी उसमें सबसे प्रतिष्ठित जो थे वो भगवान पशुपतिनाथ थे, या भगवान कौन थे, शिव थे। तो भगवान पशुपतिनाथ, इसका सही आंसर क्या आएगा, भगवान शिव या पशुपतिनाथ। सिंधु घाटी की मुहर में किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिलता है, तो भगवान शिव की। ये सबसे अच्छी थी, ऐसे तो बहुत सारी मुहर मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सबसे अच्छी जो या सबसे वैल्यू वाली जो मुहर थी वो कौन थी, जिसमें शिव की प्रतिमा थी या भगवान पशुपतिनाथ का चित्र था या वर्णन मिलता था। चलिए, प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में थे, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त प्रथम। तो धन्वंतरी जो चिकित्सक थे, बहुत बड़े आयुर्वेद के चिकित्सक थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, वह राजा जिसने दरबार में किसी को भी हंसने की अनुमति नहीं दी, वह राजा जिसने अपने दरबार में किसी को भी हंसने की अनुमति नहीं दी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन या क्यूमस। देखिए, ये सभी जो सुल्तान हैं, ये सभी सुल्तान आपके जो हैं ये गुलाम वंश के हैं। कौन से वंश के हैं, गुलाम वंश के। तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, इसका सही आंसर देखते हैं। पहले इसका सही आंसर क्या आएगा, बलवन आएगा। बलवन ने दरबार में किसी को भी हंसने की अनुमति नहीं दी थी। अब देखिए सब दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला जो पहला वंश था उसका नाम क्या था, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश जो शुरू हुआ था बेटा वो हुआ था 1206 से लेकर 1290 तक। गुलाम वंश की शुरुआत जो करी थी वो करी थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का। किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी की जब 1206 में मृत्यु होती है तो गुलाम वंश का संस्थापक गुलाम वंश डालता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश में कई सारे संस्थापक थे,
लेकिन सब गुलाम नहीं थे, कुछ चुनिंदे ही गुलाम थे, और बाद में उनकी गुलाम की उपाधि को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। तो उसमें से एक गुलाम था जिसका नाम क्या था, बलवन। अब देखें इसके हम सुल्तानों के नाम देखें तो सबसे पहले गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा बनता है जिसका नाम क्या था, आराम शाह। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश बनता है। कौन बनता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद बनता है आपका मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद बनती है आपकी उसकी बेटी जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद बनता है आपका बहराम शाह। कौन बनता है, बहराम शाह। बहराम शाह के बाद केकूबाद। केकूबाद के बाद आपका क्यूमर्स। तो गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक जो था वो कौन था बेटा, क्यूमर्स था। और गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कौन था, कुतुब। अब इसमें से गुलाम कौन थे, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम हो गया मोहम्मद गौरी का, इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, रजिया सुल्तान जो बेटी थी वो किसकी थी, इल्तुतमिश की थी। ठीक है, यही लोग जो थे गुलाम थे, बाद में गुलाम शब्द की पदवी जो है हट गई। तो जो बलवन था, बलवन ने क्या है, हंसने की अनुमति नहीं दी थी। ये बड़ा क्या, थोड़ा सा ऐसा राजा था जिसकी प्रजा उसके बारे में क्या थी, सुनती नहीं थी, या ये अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करता था। तो इसने है ना दो प्रथाएं भी शुरू करवाई थी। एक प्रथा क्या थी, सिजदा, ठीक है, और एक प्रथा क्या थी, पायबोस। ठीक है, ये दोनों प्रथाएं भी इसने शुरू करवाई थी। इसने ईरानियों का जो त्यौहार होता है जिसका नाम होता है नौरोज, है ना, नौरोज त्यौहार मनाने की भी परंपरा शुरू करवाई। ठीक है, ये चीज भी हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो बल सिजदा और पायबोस नामक जो प्रथा है वो किसने शुरू करी थी, बलवन ने। नौरोज इसने शुरू किया था। तो जिसके दरबार में किसी को भी हंसने की अनुमति नहीं थी वो क्या था, बलवन था। और बलवन कौन से वंश का शासक था बेटा, गुलाम वंश का। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला पहला वंश जिसका नाम क्या था, गुलाम वंश। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान के हिसाब से धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा लोकसभा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान में कई सारे विधेयक होते हैं, ठीक है, कई सारे बिल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो धन विधेयक ये सिर्फ पेश होता है कहाँ पर, लोकसभा में। देखिए कितने तरीके के विधेयक होते हैं, एक विधेयक होता है आपका साधारण विधेयक, ठीक, साधारण विधेयक, और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 107 और 108 में ये सिंपल बिल होता है, साधारण विधेयक होता है। ठीक, उसके बाद होता है आपका धन विधेयक, ये केवल लोकसभा में होता है, और ये होता है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में। किस में होता है, 110 में होता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे, एक होता है वित्तीय विधेयक। कौन सा विधेयक होता है, वित्तीय विधेयक, ये भी आपके आर्टिकल नंबर 110 में। और एक विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन। और ये जो विधेयक है ये आर्टिकल नंबर किस में है बेटा, 368 में। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो पूछा जाता है किस देश के संविधान से ली गई है, तो ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान के जो धन विधेयक है ये जो क्या होता है, ये धन से रिलेटेड होता है। सरकार का ऐसा बिल जिसमें सरकार टैक्सेस, सार्वजनिक ऋण, व्यय, इन सब को लेकर एक बिल पेश करती है, तो उस बिल को क्या बोला जाता है, धन विधेयक। ध्यान रखिएगा धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पास होता है, लेकिन राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा को इसको 14 दिन में क्या करना रहता है, रिटर्न करना रहता है। 14 दिन के अंदर रिटर्न करना पड़ता है, तब ये माना जाता है कि ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या किया गया है, पास किया गया है। ठीक है, इसी तरीके का वित्तीय विधेयक होता है, इसी तरीके का संविधान संशोधन होता है। यदि हमें संविधान में किसी भी तरीके का कोई संशोधन करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन जरूरी है। धन विधेयक में एक चीज और याद रखिएगा, इस पर राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। किसकी जरूरत होती है, राष्ट्रपति की अनुमति। इसकी सिफारिश कौन करता है, राज्यसभा इसकी सिफारिश कर सकती है कि धन विधेयक को क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। तो भारतीय संविधान के हिसाब से धन विधेयक जो है वो केवल कहाँ होगा बेटा, लोकसभा में होगा। आर्टिकल नंबर 110 में, 107 108 में साधारण विधेयक है, वित्तीय विधेयक 110 में है, और संविधान संशोधन किसमें, आर्टिकल नंबर 368 में है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, शिवाजी की राजधानी का नाम बताइए। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की राजधानी, मराठा सल्तनत के संस्थापक, इनकी राजधानी का नाम क्या था,
इनकी राजधानी का नाम था रायगढ़। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई? रायगढ़ को बनाई। शिवाजी का जो जन्म है, ध्यान रखिएगा, शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 को हुआ था। क्या हुआ था? 1627। इनके पिताजी का नाम भी कई बार आता है, ठीक है, इनके दादाजी का नाम भी कई बार आता है और इनकी माताजी का नाम भी कई बार आता है। तो सबसे पहले देखते हैं इनके पिता। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। क्या नाम था इनके पिता का? शाहजी भोसले, ठीक है। इनकी माता का नाम जो था, इनकी माता का नाम था जीजाबाई। क्या था इनके माता का नाम? जीजाबाई। इनके दादा थे दादा कोंडदेव, जो इनके क्या थे? संरक्षक थे। और इनके गुरु का नाम भी ध्यान रखिएगा, इनके गुरु थे गुरु रामदास। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? जिनका नाम क्या था? गुरु रामदास था। तो छत्रपति शिवाजी का विजयी अभियान कब से शुरू हुआ? तो छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले 1653 में बेटा एक किला जीता था जिसका नाम था सिंहगढ़। कौन सा किला जीता था 1653 में? सिंहगढ़ किला जीता था, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? रायगढ़ को बनाया। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि बताइए कि राज्याभिषेक शिवाजी का कब हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का 1674 में। कब हुआ था बेटा? 1674 में। और इनकी अंतिम विजय क्या थी? तो इनकी अंतिम विजय थी क्या? जिंजी का किला। कौन सा किला? शिवाजी की अंतिम विजय थी जिंजी का किला 1678 में। और 1678 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? रायगढ़ को बनाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, मतदान का अधिकार संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 12 या भाग 4? तो इसका सही आंसर आएगा भाग 15। किस भाग में? भाग 15 में। मतदान का जो अधिकार है, ठीक है, मतदान से रिलेटेड जो हमारी निर्वाचन प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 324 से शुरू होती है और खत्म होती है बेटा कब? 329 में। इसमें 324 में है कि भारत में क्या होगा? एक केंद्रीय चुनाव आयोग होगा जिसका काम क्या होगा? भारत में चुनाव करवाना काम होगा। और 326 में, आर्टिकल नंबर 326 में बताया गया है, क्या बताया गया है 326 में? कि जो आपकी वोटिंग की उम्र है वो कितनी है? 18 वर्ष। लेकिन पहले ये उम्र कितनी थी? 21 वर्ष थी। कितनी थी बेटा? 21 वर्ष। लेकिन संविधान में एक समिति का गठन किया गया, तारकुंडे समिति। पूछा जाता है कि तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? तो तारकुंडे समिति का संबंध है चुनाव सुधार से। और इन्होंने ही जो है वो उम्र जो है वो 21 से कितनी करी थी वोटिंग डालने की? 18 की थी। और इसके लिए संविधान में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था 21 से क्या करने के लिए? 18 करने के लिए। तो आर्टिकल नंबर 326 में है कि वयस्क मताधिकार। पूछा जाता है कि वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल नंबर क्या आएगा आपका? 326। और अगर मैं बोलूं मतदान का अधिकार भाग किस में है? तो भाग 15 में। और चुनावी प्रक्रिया जो है वो 324 से शुरू होती है और खत्म कब होती है? 329 में खत्म होती है। अलग अलग वर्णन है, 324 में कुछ है, 325 में कुछ है, 26 में कुछ, 27 में कुछ, ऐसे 329 तक। संविधान के किस संशोधन द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया? प्रियम्बल में संशोधन की बात हो रही है, किस संशोधन द्वारा? 39वां, 40वां, 41वां या 43वां? तो इसको 43 की जगह क्या करें? 42वां करें। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो किया गया था आपका कब? 1976 में। देखिए 42, इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिनी संविधान भी बोलते हैं। इसमें लगभग मान के चलिए कि 55 आर्टिकल्स चेंज किए गए थे। कितने आर्टिकल्स चेंज किए गए थे? 55 आर्टिकल्स चेंज किए गए थे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मिनी संविधान। इसमें संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्दों को क्या किया गया? जोड़ा गया। समाजवादी जैसे शब्दों को इसमें क्या किया गया? जोड़ा गया। तो पहली बार प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वो किस संशोधन में हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। 39वां संविधान संशोधन की मैं बात करूं तो इसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, या कोई भी व्यक्ति उस पर क्या नहीं कर सकता? उंगली नहीं उठा सकता।
39वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति पर किसी भी तरीके की चुनावी प्रक्रिया में हम कोई भी उंगली नहीं उठा सकते, किसी भी तरीके का कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। और 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया, और सन ध्यान रखिएगा 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। अब जैसे मैं बात करूं आपसे कि बताइए 41वां संविधान संशोधन किससे? 41वां संविधान संशोधन बोलता है कि भारत की आर्थिक सीमाओं पर किसका अधिकार रहेगा? भारत का। जो भारत के बंदरगाह हैं, भारत की बॉर्डर्स हैं, जहां पर हम माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, उन सीमाओं पर अधिकार किसका रहेगा? भारत का अधिकार रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे आर्टिकलों पर कई सारी बातें जो हमारे संविधान में है वो क्या की गई है? बताई गई। चलिए, देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है देख लेते हैं बेटा, किससे? क्रिकेट से है ना। भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स कौन सा है? क्रिकेट है। तो उसमें एक ट्रॉफी है देवधर ट्रॉफी, उसका संबंध जो आ रहा है वो किससे आ रहा है? क्रिकेट से आ रहा है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, और इस क्लास में हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस को क्या किया है? कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपको कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में क्या हो सके? बेनिफिशियल हो सके। लाइक करना है, शेयर करना है, और भी बहुत सारे वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।